Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and GRA with All India rank 103. आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स की जो कि एंडोसाइटोसिस एंड इंट्रासेलुलर वेसिकुलर ट्रैफिकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये लेक्चर अलग से मैं आज इसलिए ले रही हूँ क्योंकि प्रोटीन का जो नंबर है ना बहुत ज़्यादा है। अगर हम वहाँ पे अगर लेक्चर जब ये प्रोसेस में समझाऊंगी एक एक करके, अगर मैं तब आप लोगों को एक एक का रोल, एक एक की लोकेशन, एक एक का क्या इंटरकनेक्शन है विद ईच अदर वो अगर बताने वहाँ बैठूंगी तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा और तो आप लोग उस टाइम ना थोड़ा सा क्लमजी भी हो जाएंगी चीज़ें। इसलिए यहाँ पे मैंने एक सेपरेट इसका सेशन लेना ज़रूरी समझा। बाकी अगर लगेगा तो वी कैन रिपीट इट अगैन विद द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस of endocytosis and intracellular vesicular trafficking. So let's start with the protein that comes at first position, whose activation is actually required for the initiation of any kind of cellular response. ठीक है? That is GEF. GEF actually stands for, you can write it as number 1, guanine nucleotide exchange फैक्टर GEF। अब देखिए यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैंने फनी सा एक पिक्चर बनाया है जिसमें देयर आर टू बॉयज हु आर किकिंग ऑन समथिंग एंड फर्दर देयर आर टू स्विचेस एंड फैन। बेसिकली मैंने आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए एंड मेमोराइज हो जाए इसलिए मैंने इस तरह का डायग्राम बनाया। चाहती तो मैं 2D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का बना सकती थी, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन एंड फर्दर इस तरह से भी मैं बना सकती थी, बट ये जस्ट क्या इंटरकनेक्शन है, कौन किसका एंटागोनिस्ट है, किसके एक्टिवेशन से क्या हो रहा है, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा इजी बनाने की वजह से मैंने कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ पाए वो इसलिए मैंने इस तरह का बनाया है। तो देखिए ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर दैट इज GEF, मेनली इसका क्या रोल होता है, इट एक्चुअली एक्सचेंज GDP दैट इज ऑलरेडी बाउंड टू द जी प्रोटीन। GDP जब तक, देखिए एक चीज याद रखिए, GDP जब तक जी प्रोटीन से बाइंड है ना ये इनएक्टिवेटिव रहेगा, जी प्रोटीन रिमेन्स इनएक्टिव। तो इसलिए इसके जी प्रोटीन के एक्टिवेशन के लिए दैट मीन देखिए यहाँ पे स्विच ऑन हो रहा है ना, स्विच ऑन वाली पोजीशन है। तो GDP GF का काम क्या है, ये भैया आके GDP को किक आउट करते हैं और GDP की जगह देखिए इनके हाथ में क्या ले रखा है उन्होंने, GTP को यहाँ पे बाइंड कर देते हैं और जैसे ही GTP बाइंड होता है ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, ऑन हो जाती है देखा जाए तो इस स्विच की तरह। और फर्दर वो जो भी नेक्स्ट प्रोटीन है अपने कैस्केड में, सिग्नलिंग कैस्केड में या किसी और सेलुलर रिस्पॉन्स कैस्केड में, काइनेज या एडेनाइल साइक्लेज, तो उसको एक्टिवेट करती हैं जिससे कि आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम है एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन वाया एक्सचेंज ऑफ जीडीपी विद जीटीपी। इसके टोटली एंटागोनिस्ट होता है गैप्स। गैप्स इज स्टैंड फॉर GTP is activating प्रोटीन। ठीक है, गैप्स प्रोटीन्स, तो ये टोटली एंटागोनिस्ट होता है। इसका काम क्या है, अब GEF ने क्या किया था, GDP को रिमूव करके GTP को लगाया था, तो एंटागोनिस्ट है तो क्या काम करेगा, GTP का हाइड्रोलिसिस करेगा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये फर्दर GTP गेट कन्वर्टेड इनटू GDP। अब जैसे ही GDP में तब्दील हुआ तो ये क्या होगा, जी प्रोटीन गेट इनएक्टिवेट अगेन, है ना, और फर्दर आगे का जो भी प्रोटीन होगी वो स्टॉप कर जाएगी, वो आगे फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से गैप्स इज टोटली एंटागोनिस्ट ऑफ GEFs। नाउ जी जिस प्रोटीन का एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन हो रहा है उसके बारे में भी लिख लेते हैं। जी प्रोटीन मेनली स्टैंड फॉर ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन जिसको कि हम जी प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, ये मेनली इसकी लोकेशन, तीनों प्रोटीन की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये जी प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के जो साइटोप्लाज्मिक लीफलेट होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्मिक लीफलेट वहां पे अटैच्ड रहता है टू द, ये जो रिसेप्टर्स, जो भी इंटीग्रल प्रोटीन जो रिसेप्टर फॉर्म करते हैं उसके आसपास क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, GEF जो रहता है वो न्यूक्लियस में मेनली प्रेजेंट रहता है और गैप्स जी
GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो है न्यूक्लियस में भी रहता है और कुछ साइटोप्लाज्म में भी सॉल्युबल प्रोटीन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब ये तो हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो प्रोटीन के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि जिसके एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन की वजह से सारे कैस्केड आगे बढ़ रहे हैं। अब जो मेन है जहाँ पे कि कार्गो या कह लीजिए लिगेंड को आके बैठना है, वो रिसेप्टर के बारे में भी तो बात करें। वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर वो ना हो तो कुछ भी ना हो पाए। तो वो प्रोटीन ये ब्लू वाला है जिसपे कि ये कार्गो आके, कार्गो देखिए, कार्गो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि रिसेप्टर, जिसको की आवश्यकता है एक रिसेप्टर की, जो कि रिसेप्टर पे आके बैठेगा तभी सेल उसके एवज में मतलब कि रिस्पॉन्स कर पाएगी, तो उसको हम कार्गो कहते हैं। कार्गो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू लोड। ठीक है, तो फोर्थ प्रोटीन कौन सी है? इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि इंटीग्रल प्रोटीन जो कि रिसेप्टर बना रही है। ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन भी कह सकते हैं इसको, प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये कार्गो इस रिसेप्टर पे आके बैठता है, जी प्रोटीन का एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन ये सब पाथवे शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जैसे ही शुरू होता है, अब क्या होगा, काफी और प्रोटीन्स भी होती हैं, वो क्या कहें, वो इनिशिएट करती हैं कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना अंदर की तरफ इनफोल्ड होना शुरू करे अलोंग विद दिस कार्गो। और जैसे ही वो इनफोल्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक स्पेशल साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होती है, सॉल्युबल प्रोटीन, क्लैथरिन नाम की। क्लैथरिन इस वेसिकल की जो इनफोल्ड को कोट करना शुरू कर देती है। कोट करते साथ ही ये क्या स्पीड अप करती है उसका इनफोल्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रॉपर वेसिकल। ठीक है, जैसे ही ये वेसिकल बनना शुरू होता है, एक और प्रोटीन होती है, अब देखिए क्लैथरिन का नाम लिख लेते हैं, या 5th नंबर पे कोट प्रोटीन है, कोट प्रोटीन, जिसमें की पहली है क्लैथरिन। ठीक है ना, क्लैथरिन। अब जैसे ये इनफोल्ड होता है ना, एक और प्रोटीन असिस्ट करती है इसको फास्ट करने के लिए और पिंच ऑफ करने के लिए इस वेसिकल को, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिन। डायनामिन, ऑरेंज वाला पार्ट मैंने डायनामिन से दिखाने की कोशिश की है। 6th प्रोटीन इज डायनामिन। ये भी एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन ही होती है। अब देखिए जैसे ये पिंच ऑफ कंप्लीट, ये पिंच हुआ एंड दिस वेसिकल पूरे तरह से बन गया है, अभी एनक्लोज्ड एंटिटी बन गई है अलोंग विद द कार्गो, तो क्या होता है कि जो कोट प्रोटीन है वो तो अपने आप को शेड ऑफ कर लेती है, रिलीज हो जाती है, क्योंकि इसका काम यहीं तक है कि मैं अपना वेसिकल बने और मैं अपना रिलीज हो जाऊं। नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस वेसिकल? वेसिकल पे अब और भी कुछ एक प्रोटीन होती है, रैप प्रोटीन। रैप प्रोटीन मेनली एक नेविगेटर, जीपीएस की तरह काम करती है कि भाई उसको नेविगेट करती है कि भाई देख वेसिकल, देखो ना वहां, यहाँ से तेरा वो है फाइनल डेस्टिनेशन, और वो हो सकता है लाइसोसोम हो, या हो सकता है अपोजिट साइड ऑफ मतलब खुद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, या हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली रैप प्रोटीन का काम क्या है? एक जीपीएस की तरह, नेविगेटर की तरह काम करना। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट में, उसके कॉम्प्लीमेंट में एक इफेक्ट, रैप इफेक्टर प्रोटीन भी उस टारगेट बॉडी पर प्रेजेंट है। तो रैप प्रोटीन एंड रैप इफेक्टर प्रोटीन। ठीक है, 7th एंड 8th पोजीशन पे आ रही हैं रैप प्रोटीन एंड रैप इफेक्टर प्रोटीन, इफेक्टर प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमारा, मान लीजिए कि अगर ये लाइसोसोम है तो ये रैप प्रोटीन तो हमारे वेसिकल पे था, और ये रैप इफेक्टर प्रोटीन इसी पे आके अडैर होगी, इसी के भरोसे ये उसको वेसिकल को लेके जाती है। अब एक और नवी पोजीशन पे है स्नेयर प्रोटीन, दैट इज स्नेयर्स, स्नेयर्स। ठीक है, स्नेयर्स प्रोटीन, जो कि मेनली इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, सॉल्युबल एंड इथाइल मैलिमाइड सेंसिटिव फैक्टर अटैचमेंट प्रोटीन रिसेप्टर। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, क्योंकि ये एक तो वेसिकल पे भी होती है, स्नेयर वेसिकल, तो वी से हम लिख सकते हैं, और एक होती है टारगेट पे, तो ये टी। क्योंकि ये बेसिकली जैसे ही वेसिकल इस टारगेट मोइटी पे आता है ना, ये दोनों वी स्नेयर एंड टी स्नेयर आपस में क्या है, एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेती है, क्योंकि वी स्नेयर तो सिंगल होती है एंड टी स्नेयर जो होते हैं ना वो टी स्नेयर मतलब 2 प्रोटीन मिला के एक टी स्नेयर बनाते हैं। तो ये आपस में इस तरह का, जैसे चेन नहीं होती है, चेन में आपस में गांठें बंधी होती हैं, तो ये आपस में इस तरह से वो बना लेती है। तो क्या होता है कि अटैचमेंट और
बहुत एक तरह से असिस्ट करती है, फिक्स हो जाता है। एक और प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन प्रोटीन। फ्यूजन प्रोटीन का भी यही है कि इट असिस्ट इन द attachment or the fusion of these two moieties like vesicle and the lysosome or any other compartment. So 10th one is the fusion protein. Fusion protein, ठीक है। So finally this vesicle get fused to the target compartment. It can be lysosome or anything else. नाउ ये तो बात हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फाइनल डेस्टिनेशन तक की। अब इंट्रासेलुलर की अगर हम फास्ट जल्दी जल्दी में बात करें तो देखिए इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग में मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज होती है और उसका ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह होने के लिए या लिपिड सिंथेसिस लिपिड अटैचमेंट वगैरह के लिए या कुछ और उसके मॉडिफिकेशन के लिए तो गोल्गी एपरेटस तक जाती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन सीधे तैरते हुए साइटोप्लाज्म में चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो टैगिंग कुछ स्पेशलाइज बनती है इसलिए कि भाई वो वेसिकल में पैक हो और वो फर्दर वहां तक अपने टारगेट ऑर्गेनेल तक जाए, जो कि गोल्गी एपरेटस है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल बनता है, जो प्रोटीन को कैरी करके रखता है, वो दैट वन इज कोटेड बाय COP2, दैट इज COP सेकेंड प्रोटीन, COP2 प्रोटीन से। अब वही है कि ये भी जैसे अपना फ्यूजन से पहले COP2 प्रोटीन जो कोर प्रोटीन है ये शेड हो जाती है, ये हट जाती है वहां से, ठीक है, वेसिकल के ऊपर से। तो फर्स्ट वन इज द COP2 प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल जो बन रहे हैं उनको कोट करती है। दूसरा होता है COPS फर्स्ट प्रोटीन। COP फर्स्ट प्रोटीन गोल्गी एपरेटस से जो वेसिकल्स बनते हैं जो कि फर्दर या तो वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जा रहे हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा रहे हैं, तो वो they get coated by a COP first protein. So here कोर प्रोटीन का एक और कैटेगरी बन गया COP1 एंड COP2, ठीक है। ना गोल्गी एपरेटस से ना कुछ एक वेसिकल ऐसे भी होते हैं जो कि क्लेथरिन्स कोटेड भी होते हैं, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस में COP1 एंड क्लेथरिन कोटेड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल जो बनते हैं वो ओनली COP2 कोटेड होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो बनते हैं वो क्लेथरिन कोटेड होते हैं। So these are the all important proteins that involve in this process of endocytosis and intracellular vesicular trafficking. So around 10 प्रोटीन हैं मोटा मोटा जो मैंने बता दी। वैसे तो और भी बहुत छोटी छोटी प्रोटीन्स और भी होती हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये मेजर प्रोटीन है और इनका मैंने जनरल इंट्रोडक्शन भी दे दिया, क्या क्या फंक्शन है क्या क्या नहीं है। तो आगे हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और वहाँ पे इनका रोल और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन और कमेंट्स कीजिए अच्छा लगा हो मेरा वीडियो या मैं सही दिशा में जा रही हूँ तो वो मुझे बताएं, क्योंकि यहाँ भले ही लेक्चर मैं दे रही हूँ लेकिन मेरे पथदर्शक आप ही लोग हैं, ठीक है। तो कि मुझे बता पाए कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ या मुझे थोड़े इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा मार्गदर्शी बनिए और मुझे बताइए कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। एंड आगे के लेक्चर मैं अच्छे और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी सो दैट आप लोगों को ईजिली याद हो पाए। एंड चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले से अच्छे से लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे बेस्ट, बाय बाय।